तो अगर आपने इन 5 बातों का ध्यान रखा ना, तो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आपके मार्क्स ना बिल्कुल आसमान छूने लग जाएंगे। कौन कौन सी वो 5 बातें, आइए आपको फटाफट से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इन 5 बातों को ना इस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया है। पॉइंट्स आउट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट, मेंटेन स्पीड, प्रेजेंटेशन, लर्न कटिंग और एरर मैनेजमेंट। इसके अलावा जो बोनस पॉइंट मैंने आपको दिया है वो है रफ पेज के बारे में। तो अगर आप इन 5 पॉइंटों को ना बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से बसा लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में, लिटरली आप यकीन मानिए किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका नॉर्मल एग्जाम हो, क्लास का एग्जाम हो, टेस्ट हो, खास करके सब्जेक्टिव एग्जाम, तो आप जो है भाई झंडे गाड़ के आ जाएंगे। आइए आपको फटाफट से एक एक करके समझाता हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पॉइंट आउट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में देखो, आप सब लोग क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें आप पेंसिल या पेन का यूज करिए और जो क्वेश्चन आपको आता है उसको डबल पॉइंट से टिक करना शुरू कर दीजिए। ये डबल पॉइंट उनको हम देंगे जो हमें बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, और वो इतने अच्छे से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब हम उसमें भूलने वाले नहीं है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको वो देना है जो कि आपको डाउट वाले क्वेश्चन है, उनको आपको देना है एक सिंगल पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल अच्छे से कंफर्म नहीं है, उन क्वेश्चनों के आगे आपको एक सिंगल पॉइंट लगाना है। और इस सिंगल पॉइंट का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मुझे आता तो है बट पूरा नहीं आता, या फिर इसका कुछ पॉइंट मिस आउट है, या फिर ये मुझे डाउट में है कि ये मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। और तीसरा दोस्तों पॉइंट होगा ब्लैंक पॉइंट। ब्लैंक पॉइंट का मतलब है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, इसके आगे आपको कोई भी डॉट नहीं लगाना है, ना तो सिंगल डॉट ना तो डबल डॉट। तो अब आप पूछोगे कि इन पॉइंट्स का भैया करना क्या है, तो इन पॉइंट्स का कुछ नहीं करना। देखो भाई, जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करना है जिनमें आपने डबल टिक कर रखा है, यानी कि डबल डॉट कर रखा है। तो डबल डॉट करने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से लेकर के काफी आगे तक के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एकदम सही है, और इसका एग्जामिनर के दिमाग पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि स्टार्टिंग के जब आपको 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन एकदम सही मिलते हैं तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है कि हाँ भाई, इस बच्चे की जो कॉपी है वो हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन सही हो, तो वो उसको रफली चेक करने लग जाते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में ही गुड़ गोबर करने लग जाते हो, पहला ही क्वेश्चन आपका गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, तो इस तरीके से एग्जामिनर क्या समझता है कि ये ऐसे बच्चे की कॉपी है जिसने कुछ भी ढंग से पढ़ा नहीं है। और इसके बाद हो सकता है आपने एकदम कन्फर्म और ओके क्वेश्चन कर रखे हो, एकदम सही आंसर निकाल रखा हो, उसके बावजूद भी एग्जामिनर जो है उनको हल्के में चेक करने लग जाते हैं। सो दैट स्टार्टिंग में आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो आपको एकदम अच्छे से आते हैं। अब जब आपके सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें डबल डॉट लगे हुए हैं, तब आप आइए सिंगल डॉट वाले पर जिसमें आपको डाउट है। देखिए, जब आप थोड़ा बहुत अच्छे से बैठेंगे, थोड़ा सोचेंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में टाइम लेकर के सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीजें याद आने लग जाएंगी। और जैसे जैसे चीजें याद आने लग जाएंगी वैसे वैसे जो है आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो अब देखो, होगा ये कि सारे आपके सही क्वेश्चन आपके पहले ही हो चुके हैं, अब आप दूसरे नंबर पर कर रहे हो डाउट वाले क्वेश्चन, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपने काफी कुछ कर लिया, आपके काफी सारे मार्क्स जो है वो एकदम कंफर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, और इस टाइम पर आप जो है आपको थोड़ी बहुत आसपास से या कहीं से आपके दिमाग से हेल्प मिलने लग जाती है, क्योंकि माइंड ना जब थोड़ा फोकस करता है तो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाती हैं और आपके दिमाग में आंसर आने लग जाते हैं। अब आप ये सारे डाउट वाले क्वेश्चन कर लेंगे, तब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों पर जो आपको नहीं आते हैं। आप टाइम देखिए, आपका टाइम कितना बचा हुआ है और क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके इर्द गिर्द आपको जो भी टॉपिक आता है, ठीक है, वो टॉपिक आप लिख दीजिए वहां पर। और खाली छोड़ने से अच्छा है आपने कुछ भी लिखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 3, 2, 1 नंबर भी मिल जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने जो है अब बिल्कुल उसको खाली छोड़ दिया, तो जो 1 नंबर या 2 नंबर भी मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट। देखो, होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो समझ ही नहीं पाते कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। उदाहरण के लिए MCQ जब वो लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो लोग सारा का सारा टाइम अपना उसी में घुसा देते हैं, और उसके बाद में पता चलता है कि 1.5 घंटे तो 20 MCQ सॉल्व करने में चले गए, और बाकी का जो टाइम बचा वो अब थोड़े से क्वेश्चन करने में निकल गया, और फिर हमारे आधे से भी कम क्वेश्चन हो पाए और भाई कॉपी हमारी छिन जाती है। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जितना भी टोटल टाइम है उसको टोटल मार्क्स से आपको डिवाइड कर देना है। आपको पता चल जाएगा कि 1 मार्क्स के लिए आपके पास कितना टाइम है। उदाहरण के लिए हम लोग एक पेपर देखते हैं, यहाँ पर देखो 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम 80 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट। उसमें भी आप 5 से 7 मिनट अपनी कॉपी चेक करने में या फिर पेपर पढ़ने के लिए या फिर साइन वाइन करने के लिए आप 5 से 10 मिनट घटा दीजिए। तो मोटा मोटी मान के चलते आपके पास में इस तरीके से 160 मिनट ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर की राइटिंग करने वाले हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 160 डिवाइड बाई 80 कर देंगे, यानी 160 डिवाइड बाई 80 करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। इसका मतलब ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 मिनट ही खर्च करने। तो अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है या फिर 8 मार्क्स का है तो आपको कितने मिनट लगाने, यानी कि 8 मार्क्स का है तो आपको 16 मिनट देने, और अगर वो 5 मार्क्स का है तो आपको 10 मिनट। तो इस तरीके से आप जो है टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और हर क्वेश्चन पे प्रॉपर नजर रख सकते हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम कम ही लेकर के चलें, वो ज़्यादा बेनिफिट इसलिए भी देगा क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कारणों से कोई
क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम हम ले लेते हैं। और यहाँ पर फ़ायदा हमें उन क्वेश्चनों में मिल जाता है टाइम का, जहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए हमने 2 मिनट डिसाइड कर रखे होते हैं, बट वो हमारा केवल 30 सेकंड में या 40 सेकंड में हो जाता है। तो जो इसका टाइम मिलता है हमें बचा हुआ, वो हम किसी ऐसे क्वेश्चन में डाल सकते हैं जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और वो उस टाइम के अंदर में नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये ना आइडिया लगाने के लिए बहुत अच्छा है कि आपके कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका पेपर ऑब्वियसली छूट ही जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है आपकी स्पीड मैनेजमेंट का। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी स्पीड को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिए, क्योंकि लिखने की जो स्पीड होती है, जब हम लोग पेपर देना शुरू करते हैं तो हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि अच्छी अच्छी राइटिंग लिखेंगे, अच्छे से सुंदर सुंदर लिखेंगे, सबको सजाते हुए चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम एंड तक पहुंचते जाते हैं भाई, हमारी राइटिंग जो होती है वो चाइनीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्पीड को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आपके पास में टाइम भी कम होगा, और दूसरी बात ये होगी कि आपका जो पेपर है वो भी कंप्लीट हो नहीं पाएगा और आपकी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग में ही जैसा मैंने आपको बताया पहले वाले पॉइंट से कि आप टाइम जो है वो मैनेज कर लीजिए। हर एक मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में टाइम होगा। जैसे मान के चलते 1 मार्क्स के लिए आपको 2 मिनट मिल रहा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का है उसके लिए मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर वो पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी स्पीड जो है वो भी अच्छी रहेगी, साथ में आपकी राइटिंग भी अच्छी रहेगी, आप टाइम पर पेपर खत्म कर पाओगे, जिससे आप ज्यादा मार्क्स ला पाओगे, है ना। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन कहने का मतलब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनकी राइटिंग इतनी वाहियात होती है कि जैसे एग्जामिनर या कोई भी टीचर या कोई भी अदर पर्सन कॉपी खोलेगा तो उसका दिमाग पहले ही पेज को देख करके खराब हो जाता है, तो वो गेस कर लेता है कि हाँ भाई ये बच्चा जो है वो पढ़ने में एवरेज है। सो दैट आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो आंसर डिलीवरी होना चाहिए वो इतना बेहतरीन होना चाहिए, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो वो अलग की बात है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर कॉपी खोलते ही देखते ही समझ जाए कि हाँ भाई ये जो बच्चा है ये पढ़ने वाला है और इसके आंसर में दम लग रहे हैं। तो कई बार टीचर ना ऐसा भी करते हैं कि उनको जब सुंदर कॉपी देखने को मिलती है तो वो आंसर को बहुत लाइटली पढ़ते हैं और वो फिर जो है हल्का फुल्का चेक करना शुरू कर देते हैं और समझ लेते हैं कि भाई इतना सुंदर लिखा हुआ है तो इसमें क्या ही गलती होगी। वो उसको काटते भी नहीं है, गलत भी होता है तो भी नहीं काटते, और आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलना शुरू हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये आंसर देखो, ये हिस्ट्री का आंसर है, ठीक है। अब इन्होंने किस तरीके से लिखा है, ये आपका आंसर दिया हुआ है, इसके साथ में यहाँ पर देखो कुछ इन्होंने पॉइंट बताए हुए हैं, पॉइंट के साथ में जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया है। तो आप इस आंसर को देख करके इनकी राइटिंग को तो देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर आकर्षक लग रही है। साथ में इन्होंने यहाँ पर एक लाइन भी खींची हुई है, इधर का तो हाशिया रहता ही है। तो इन लाइनों की मदद से इनको आंसर जो है उसका अलाइंसमेंट भी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, और प्लस राइटिंग तो बेहतरीन है ही है। फिर इन्होंने एक चीज़ और भी ध्यान रखी है, जिस बच्चे की कॉपी है, एक्चुअली मैं बता दूं ये 100 में 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे की कॉपी है, जिसने हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं। तो इन्होंने जो मेन वर्ड है उसके सामने जो जिसको हम लोग की वर्ड बोलते हैं या फिर हाईलाइट पॉइंट बोलते हैं, उसको अंडरलाइन करके टीचर को ये भी बताने की कोशिश करिए एग्जामिनर को कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सबसे बढ़िया पॉइंट है। अब टीचर कैसे इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, आप खुद ही देखो, पढ़ना चाहोगे आप बस यही देखोगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई होगी, कुछ भी इसमें गलत नहीं होगा। आप इसको जब देख रहोगे तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। इसके बाद में आप जो है कुछ अगर हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं तो हेडिंग को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत लोग होते हैं ऐसे लिखते हैं फिर नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि बस जो भी लिखो वो सुंदर हो। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या करा है, इस पॉइंट में थोड़ी सी गलती भी कर दी है, तो इसको बस सिंगल कट करा है। इस बिकॉज को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर सिंगल कट करा है। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल से बात करेंगे। तो ये उसमें उतना बुरा भी नहीं लग रहा है। बहुत लोग होते हैं उसको घोच घास देते हैं, तो मैं तो नहीं चाहता कि भाई आपकी जो प्रेजेंटेशन हो वो इतनी ज्यादा खराब हो। ये एक दूसरे बच्चे की कॉपी है, तो इसमें क्या किया है इस बच्चे ने कि जो हेडिंग है उसको बिल्कुल कैपिटल लिख दिया है और इसके बाद में बाकी सारी जो राइटिंग है वो इस तरीके से लिखी हुई है। प्लस कुछ लोग क्या करते हैं गैप बहुत ज़्यादा दे देते हैं, बट यहाँ पर आप देखो दोनों कॉपियों में इन्होंने बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं दिया है, क्योंकि गैप वही देते हैं जिनके दिमाग में ही गैप होता है, ब्लैंक होते हैं। क्योंकि जनरली जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि भाई इतनी कॉपी में इतने पेज में हमें इतना सारा कंटेंट लिखना है, गैप करके लिखेंगे तो कहाँ ही आंसर समा पाएगा, है ना। और जो लोग भाई जिनका दिमाग ब्लैंक होता है वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि गैप देना शुरू करते हैं ताकि टीचर को कॉपी भरी भरी लगे। लेकिन गैप देखते ही टीचर समझ जाता है कि भाई ये बच्चा जो है वो गैपिया है, इसके दिमाग में ही गैप है, तो इसके मार्क्स में भी गैप कर देते हैं। प्लस इस बच्चे ने क्या करा कि जो आंसर है उसके बीच में जो है ना लाइन खींच दी है ताकि आंसर जहां पर कंप्लीट हो जाए वहां पर दिख जाए। तो ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं आपको, आप जो है नॉर्मल आंसर लिख सकते हैं जहां पर आपका आंसर खत्म हो रहा है। उसके बाद में आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप एक लाइन खींच दें, ये ना हो कि सिर्फ लाइन खींचने में आपका सारा टाइम चला जाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आंसर जो है बढ़िया तरीके से लिखेंगे, मार्क्स आपको एकदम बढ़िया मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम लोग बात करना चाहेंगे एरर कटिंग के बारे में। एरर कटिंग आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो इस कॉपी में देखो, आप इस कॉपी में देखो या फिर आप इस कॉपी में देखो, कहीं भी मिस्टेक नहीं दी हुई है। और
ये ना राइटिंग हैबिट से आता है। जब आप लिखते हैं, आप बार बार लिखने की कोशिश करते हैं, जब आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, 5 से 10 दिन पहले खूब लिखना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो आंसर के आगे आगे नहीं भागता। जो हम सोच रहे होते हैं वही लिख रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं पूरा आंसर और लिखना शुरू कर देते हैं, तब वो गलत हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग माइंड में कुछ और सोच रहे होते हैं, बाद में याद आता है कि इससे अच्छा आंसर तो हम बना सकते हैं, तो वो लोग फिर लिखने की कोशिश करते हैं उसको काट करके। ऐसे में जो कॉपी होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदी लगने लग जाती है। जैसे कि आप इसको देखिए, यहाँ पर इन्होंने पहले इसको ऐसे ऐसे काट दिया, फिर यहाँ पर ये गुचुर गुचुर कर दिया। तो ये सब कुछ क्या होता है कि ये पहले ही देख करके मूड खराब हो जाता है टीचर का, एग्जामिनर का। फिर इन्होंने अलाइनमेंट का भी ध्यान नहीं रखा है। देखो अक्षर इधर इधर जा रहे हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कोशिश करें कि दोनों तरफ का जो अलाइनमेंट है वो एकदम बेहतरीन हो। जैसे कि इस बच्चे की आप कॉपी देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पर अलाइनमेंट का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है ना। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। और जो कटिंग कर रहे हैं, कटिंग अवॉइड करें। और अगर कटिंग कर भी रहे हैं तो आप इस तरीके से कटिंग करें जैसे इसने एक सिंगल लाइन में काटा है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप इस पेज को नॉर्मली देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर कटिंग है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई कटिंग तो ये रही। तो आपको ये ध्यान रखना है, कटिंग आपकी दूर से दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। वो समझ में नहीं आनी चाहिए कि कटिंग है। अगर आपको कुछ लग रहा है गलत हुआ है, आप सिंगल लाइन में काट दें और आगे बढ़ते चले, उसको घोचे नहीं। ये बहुत विशेषकर ध्यान रखने वाला पॉइंट है। एक बोनस पॉइंट दे करके जा रहा हूँ, वो है आपका रफ पेज। देखो चाहे आपका हिस्ट्री का पेपर हो या फिर मैथ का पेपर हो या फिर इंग्लिश का हो, साइंस का हो, किसी भी चीज़ का हो, अगर आपको रफ पेज की जरूरत पड़ती है तो आप प्रॉपर रफ पेज करें। रफ पेज का मतलब ये है कि आप एक पेज पर रफ पेज लिख दें और जब भी वो रफ पेज यूज हो जाए तो आप उसको ऐसे काट दें, वहाँ पे बड़ा बड़ा रफ पेज जरूर लिखा रहने दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम में कुछ चीज़ें सोच रहे होते हैं और वो मतलब सेट नहीं बैठ पा रही होती, हम फ्रेम नहीं बना पा रहे होते, हम स्पेलिंग मिस आउट कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी हो रहा होता है। उन सबको हमें लिख करके देखने की जरूरत होती है। तो वो आप रफ पेज पर बेशक खूब करें। तो रफ पेज का प्रॉपर यूज करें अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे तो, और उसको काट देंगे तो आपका वो पेज भी चेक नहीं होगा। और जरूरी नहीं कि आप रफ पेज केवल मैथ में बनाएं, आप किसी भी सब्जेक्ट में बना सकते हैं और सबसे पीछे बना ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। भाई कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, डाउट आपको सॉल्व करना है, और हिंदी के केस में बता रहा हूँ आपको, जैसे छायावती जो कवि हैं उनके नाम आपको याद नहीं आ रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ का विलोम याद नहीं कर पा रहे, तो आप लिख लिख करके अगर देखने की कोशिश करते हो तो कई बार दिमाग में आ जाता है। एक चीज़ और कि इन टॉपर्स की जितनी भी कॉपियां हैं ना, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पूरी की पूरी कॉपी चेकआउट करना चाहते हैं तो रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे जो टॉपर्स हैं उन्होंने क्या क्या लिखा और किस तरीके से लिखा है, तो उनके पूरे के पूरे मार्क्स आए हैं। आप इन पॉइंट्स का ध्यान रख करके जो है अपने मार्क्स बूस्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करके जो है मेरे भी मार्क्स बूस्ट आउट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं फॉलो ऑन गाइड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। ऑल द बेस्ट।